हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है गाइस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 20 है हमारा आज। तो गाइस, कुछ बच्चों की जो डिमांड थी कि कल सर जो लेक्चर आप कल स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में पहले बोल दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कल का जो हम टॉपिक डिस्कस करने हैं वाले हैं, यहाँ पे आगे बताता हूँ क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या डेली क्लासेस की हमारी रूटीन रहती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डेली की रूटीन ये होती है, पहले कोटेशन, उसके बाद लेसन, फिर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज की कोटेशन क्या है हमारी। कहते हैं कि यू आर नॉट कन्फाइंड बाय द वॉल्स, यू आर ओनली कन्फाइंड बाय द वॉल्स यू बिल्ड योरसेल्फ। कहते हैं कि अगर आपने जो अपनी दीवारें बना दी तो आप उनके अंदर ही कन्फाइंड रहने वाले हैं। इट मीन टू से कि जैसे अगर आपने अपनी तैयारी की है, ठीक है, अगर आपने कुछ चीजें छोड़ी हैं, कुछ चीजें स्किप की हैं, तो समझो कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अब आपने जो वॉल तैयार की है, आपने जो तैयारी की है एग्जाम में, अगर उसमें से नहीं पूछा गया, समझो फिर आप उसी के दायरे में कन्फाइंड रहेंगे जो आपने तैयारी की है गाइज। इसलिए आपको मैं अगर कहूंगा यहाँ पे, तो आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। आपको अपनी दीवारें इस तरह बनानी है कि उनके अंदर ही आपको हर एक चीज मिल जाए। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो इससे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमने कवर क्या क्या चीज की हुई है। जनरल नॉलेज स्पेशल फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। इसमें हमने पहला जो ये है, ये हम कवर कर चुके हैं, पॉपुलर नाम ऑफ पर्सनैलिटीज। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया है, फंडामेंटल राइट डिस्कस किए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पल्स ये भी हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये लेंथी टॉपिक है। और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये भी हमने पढ़ लिया है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस ये भी हमने पढ़ लिया है। अभी हमें बचा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह भी हमने नहीं पढ़ा है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा है। उसके बाद पंचायती राज एक्ट जो है 1989 एज अमेंडेड अप टू 2018 ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट और क्रॉप्स जो है जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा है हमने, अभी इंडिया में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो क्लाइमेट एंड क्रॉप्स जो है अभी इंडिया का हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का हम पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइज, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो कल से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। अपने कहा था कल की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो गाइज ये टॉपिक है, ये लेंथी टॉपिक, इसका मतलब पाँच से 6 वीडियो में ये टॉपिक कवर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी स्कीमों को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। ये खत्म होने के बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, क्योंकि उनके गाइडलाइंस क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनके, वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज एक्ट, क्योंकि इसकी 2 से 3 वीडियो बनने वाली हैं। इसकी भी 2 से 3 वीडियो बनने वाली हैं, समझेगा। इस अगले हफ्ते में जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का टॉपिक है हमारा पंचायती राज। तो गाइज पंचायती राज क्या होता है, देखो पंचायती राज इंडिया में सिग्निफाई करता है कि हमारी लोकल जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको सिग्निफाई करता है, कि यानी कि हमारी अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये इस्टेब्लिश हुई है हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, ठीक है, बाय द एक्ट्स के जरिए ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके एक्ट के जरिए ये क्या है, हर एक इंडिया की स्टेट में क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुई है। क्या किया इन्होंने, डेमोक्रेसी को एक ग्रास रूट लेवल पे क्या किया है, ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है गाइज, तो इट इज इंटरेस्टेड विद रूरल डेवलपमेंट, इसको हम रूरल डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि इससे क्या होती है, इससे रूरल डेवलपमेंट हो रही है, जो रूरल देहाती इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 का, उस वक्त पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे हुई है पंचायती राज की, ठीक है, और एवोल्यूशन कैसे हुई है इसकी, और यहाँ पे जो कुछ कमेटीज थी उनके कुछ फीचर्स देखेंगे। तो इस वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बेशक वीडियो लेंदी हो जाए कोई बात नहीं, टॉपिक हमें पूरा कवर करना पड़ेगा इस वीडियो में। तो पंचायती राज की इंट्रोडक्शन क्या है, आपको सबको पता है कि रूरल डेवलपमेंट जो है एक हमारे पंचायती राज का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये हमारी स्टेट
हर एक स्टेट में इस्टेब्लिश हुआ है, एक्सेप्ट कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट, और सारी यूनियन टेरिटरी में हुआ है, किस यूनियन टेरिटरी को छोड़ के, दिल्ली को छोड़ के, ठीक है, और बाकी कुछ उसके एरिया को छोड़ के, ठीक है। अब जो एरिया जो है इसमें इस्टेब्लिश मतलब ये नहीं हुई है, वो कौन से हैं, जो शेड्यूल्ड एरिया जो हैं और ट्राइबल एरिया जो है हमारे स्टेट के, जो हिली एरिया हैं जो हमारी स्टेट है मणिपुर उसके, जिसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए क्या बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है, हिली एरिया जो है। उसके बाद दार्जिलिंग जो स्टेट, जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, जिसके लिए क्या है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे पंचायती राज नहीं है, ठीक है। कुछ ये तीन चीजें हैं, ये तीन जगहें हैं जहाँ पे क्या है, हमारी पंचायती राज जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद अब देखते हैं कि किस तरह से हमारे पंचायती राज का एवोल्यूशन हुआ है। बहुत सारी कमेटी यहाँ पे अपॉइंट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसने क्या किया है, हमारे जो सेल्फ गवर्नमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी किया है हमारे रूरल लेवल पे आके, और रिकमेंड किया है, कुछ स्टेप उन्होंने रिकमेंड किए हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। जो कमेटीज यहाँ पे अपॉइंट की गई थी वो कौन सी हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। गाइस ये इंपॉर्टेंट कमेटी है और आपको इन कमेटीज के बारे में याद रखना है। आप बोलेंगे सर आप कमेटीज क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसलिए कमेटी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जो हमारी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बेस है वो गाइस इन्हीं कमेटी पे टिकी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, इन कमेटी की तरफ जानते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज क्या है, सब इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1957 एग्जामाइन करने के लिए, और जो हमारी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की किसके लिए, उसके लिए कुछ सजेस्ट करने थे ऐसे मेजर्स, किसके लिए, ताकि अच्छा वर्क हो सके, कहाँ पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के लिए उन्होंने क्या करने थे, कुछ ऐसे मेजर्स को सजेस्ट करना था और एग्जामाइन करना था किस तरह से वहां पे वर्किंग हो रही है। कमेटी ने क्या सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसको क्या बोला गया, पंचायती राज बोला गया। अब इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन की वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसने बोला कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले ग्राम पंचायत होनी चाहिए, फिर पंचायत समिति होनी चाहिए, फिर जिला परिषद होना चाहिए। इसने कहा कि 3 टायर जो है यहाँ पे ये पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। और इसने कहा कि डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, जो हमारी ग्राम पंचायत में क्या होंगे, जो हमारी ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हमारी पंचायत समिति को और जिला परिषद को। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पंचायती राज सिस्टम के, इसने कहा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए प्लानिंग और डेवलपमेंट। बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिकमेंडेशन में आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद पंचायत समिति जो है उसको एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होना चाहिए, और जिला परिषद को ये एक एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बॉडी होना चाहिए, याद रखेगा। उसने कहा था कि पंचायत समिति जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होना चाहिए और जिला परिषद को एक एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बॉडी होना चाहिए। फिर कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है इसको जिला परिषद का चेयरमैन बना देना चाहिए। और इसने ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो प्रोविजनिंग रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि उनको उनकी ड्यूटीज के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अपनी वो क्या है, जो उनकी ड्यूटीज है उनको अच्छे से डिस्चार्ज करें, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अच्छे से वहां पे डिस्चार्ज करें। उसके बाद इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए, कब, जनवरी 1958 यानी कि 1957 में इसने क्या, इस कमेटी को अपॉइंट किया गया। उसके बाद इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, बाद में इस कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जनवरी 1958 में। तो राजस्थान पहली स्टेट बनती है, याद रखेगा गाइज, राजस्थान पहली स्टेट बनती है जो पंचायती राज को इस्टेब्लिश करती है, ठीक है। इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं, नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है, वहां पे इस स्कीम को इनॉग्रेट करते हैं, ठीक है। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश इसको अडॉप्ट करता है, कब, 1959 में। इसके बाद बहुत सारे स्टेट्स जो है इसको अडॉप्ट करती हैं पंचायती राज सिस्टम को। फिर अगली कमेटी जो इंपॉर्टेंट कमेटी अशोक मेहता कमेटी। वही पूछा जाए आपको कि फादर ऑफ पंचायती राज किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय को कहा जाता है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज के क्या है, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेशन यहाँ पे सजेस्ट की।
तो इस कमेटी का गठन सबसे पहले 1977 में होता है कि इसने क्या करना था, इस कमेटी ने, इस कमेटी का क्या काम था, इसने क्या करना था, जो मेजर जो उनको सजेस्ट करना था और जो पंचायती राज सिस्टम जो है जो डिक्लाइन हो रहा था उसको रिवाइव करना था और स्ट्रेंथन करना था। अब इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन की कि जो 3 टायर सिस्टम जो है ये 2 टायर सिस्टम से रिप्लेस होना चाहिए, इसकी जगह 2 टायर सिस्टम आना चाहिए। जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और मंडल पंचायत जो होगा ये ग्रुप ऑफ विलेजेस का क्या होगा, एक मंडल बनाया जाएगा। इसने क्या बोला कि 2 टायर गवर्नमेंट यानी कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन होगा, ठीक है। स्टेट लेवल के बाद, स्टेट के बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा वो फर्स्ट लेवल होगा यहाँ पे सुपरविजन के लिए। उसने कहा फिर जिला परिषद जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और रिस्पॉन्सिबल होगी, जो प्लानिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके लिए जिला परिषद जो है वो क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होगी। फिर आगे कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि जिला परिषद और मंडल पंचायत ये क्या होंगे, टू हैव कंपल्सरी टैक्सेशन पावर, इनकी क्या होगी, इनके पास कंपल्सरी टैक्सेशन यानी कि टैक्स लेने की पावर होगी। टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या कर सकें, मोबिलाइज कर सकें। उसके बाद अगली कमेटी जो है वो आती है जीवी के राव कमेटी और पंचायती राज। देखते हैं इसके इसने क्या कहा है, क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने यहाँ पे दी है। तो कमेटी को अपॉइंट किया जाता है प्लानिंग कमीशन के जरिए 1985 में। ये रिकॉग्नाइज करती है किसको, डेवलपमेंट को, वाज नॉट सीन इट, इसने उस डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज किया जिसको जो ग्रास रूट लेवल पे नहीं देखी गई थी। किसके लिए, किसके जरिए, जब यहाँ पे ज्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन होती है। इससे जम्मू कश्मीर में देखते हैं ना आजकल यहाँ पे तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन ही चल रही है, यानी कि जितने भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट हैं वही आज सरकार को चला रहे हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं इस चीज को। तो उससे क्या होता है कि हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है एड्रेस्ड एज ग्रास विदाउट रूट्स, मतलब जब यहाँ पे ब्यूरोक्रेटाइजेशन होगी तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम क्या काम करेगा, काम करेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया कि यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम अब क्या है कि ग्रास विदाउट रूट हो चुका है। इसलिए इसने कुछ की रिकमेंडेशन दी, वो क्या है, इसने कहा कि जिला परिषद को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी बनाना है, ठीक है, इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक को जब डिसेंट्रलाइज किया जाएगा उसकी डिसेंट्रलाइजेशन में जिला परिषद को एक इंपॉर्टेंट बॉडी बनाना है। जिला परिषद को एक प्रिंसिपल बॉडी बनाना है जो मैनेज करेगी डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जिला परिषद जो है उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल जो होंगी पंचायती राज सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल जो है पंचायती राज सिस्टम का उसको असाइन किया जाएगा, उसको काम दिया जाएगा, उसको कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग दी जाएगी, वहाँ पे कुछ इंप्लीमेंटेशन होगी और मॉनिटरिंग होगी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, ठीक है। ये सब भी किसने कहा, इसी कमेटी ने कहा। उसके बाद इस कमेटी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो होगा वो उसको क्रिएट किया जाएगा और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जिला परिषद का। इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है पंचायती राज सिस्टम के ये रेगुलरली होने चाहिए। फिर अगली कमेटी है हमारे पास LM सिंघवी कमेटी। तो LM सिंघवी कमेटी के बारे में जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले इनको तो 1986 में क्या किया गया, इस कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपॉइंट किया, जिसका किस ऑब्जेक्टिव से, देखो किस चीज को हम अगर कोई कमेटी बताते हैं उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि रिकमेंड करना था कि जिससे हमारे पंचायती राज सिस्टम को रिवाइटलाइज किया जाए, ठीक है, रिवाइटलाइज करना था जिससे किसके लिए, चाहे यहाँ पे डेमोक्रेसी हो और डेवलपमेंट आ जाए हमारे पंचायती राज सिस्टम में, पंचायती राज सिस्टम ज्यादा डेवलप हो जाए। तो कुछ रिकमेंडेशन जो इस कमेटी ने दी, LM सिंघवी कमेटी ने रिकमेंड सबसे पहले क्या किया कि पंचायती राज सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आना चाहिए। और इसने ये भी रिकमेंड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर द पंचायती राज, उसने कहा कि हमारे पंचायती राज सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए जिससे यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन यहाँ पे हों। अब ये कमेटी रिकमेंड करती है किसकी, ये कहती है कि जो विलेजेस हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिससे कि वो एक ग्राम पंचायत को मोर वायबल बना सकें, ठीक है, ग्राम पंचायत को और अच्छा बना सकें। इसने ये चीज भी रिकमेंड की कि विलेज पंचायत जो है शुड हैव, उसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस होना चाहिए उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। अगर विलेज पंचायत के पास पैसा होगा तभी वो यहाँ पे क्या कर पाएगी, तभी वो यहाँ पे डेवलपमेंट कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद जुडिशनल ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे हर एक स्टेट में सेटअप होने चाहिए, बनाए जाने चाहिए, जिससे कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड जो मैटर हैं
ठीक है, इलेक्शन के रिलेटेड जो मैटर हैं उनको एडजुडिकेट करे, और जो बाकी मैटर हैं उसकी फंक्शनिंग के रिलेटेड वो ये जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो है उसके लिए इसको बनाया जाए, जो इस मैटर को देखेगी। अब देखते हैं उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या कहता है। सबसे पहले इस एक्ट के सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है। ये एक्ट जो है ऐड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9, ठीक है। जैसे कि इस कमेटी ने कहा, जो हमने पीछे देखी कौन सी, एल एम सिंघवी कमेटी ने कहा कि हमें क्या करना है, अब हमें पंचायती राज सिस्टम को क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना है, ठीक है। तो वैसे ही अब उसके बाद क्या हो जाता है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है यहाँ पे, और ये पार्ट 9 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देता है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं द पंचायत, ठीक है। और एक 11th शेड्यूल, याद रखेगा गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्वेश्चन पूछा भी गया है इसके ऊपर। जो एक्ट है इसने पार्ट 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जिसको कहते हैं द पंचायत, और यहाँ पे 11th शेड्यूल इसने ऐड किया, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम थी, यानी कि 29 आइटम से पंचायत जो है वो अपना वर्क कर सकता है। तो पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 सेक्शन ओ तक क्या है, इसमें आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो इसमें क्या है आगे, जो अमेंडमेंट जो एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है किसको, जो आर्टिकल 40 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि वो आर्टिकल 40 जो है जो क्या बोलता था। अब यहाँ पे बताएंगे कि आर्टिकल 40 जो है ये कौन सा प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है, लिबरल प्रिंसिपल है, या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो हमारी स्टेट को डायरेक्ट करता है कि स्टेट को क्या है, जरूरत है कि ये वो पंचायत को बनाए और उनको पावर्स एंड अथॉरिटीज दे, जिससे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह क्या कर सके, फंक्शन कर सके, ठीक है गाइज। इस एक्ट के साथ क्या होता है कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारे जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाते हैं, उसके परव्यू के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और स्टेट्स जो हैं उनको मैंडेट कर देते हैं कि वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करे। तो फर्दर क्या होता है, जो इलेक्शन प्रोसेस जो होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिपेंडेंट होगी, वो उसको करवाएगी उस इलेक्शन को। उसके बाद इस एक्ट के कुछ दो पार्ट हैं, एक कंपलसरी है, एक वॉलंटरी पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कंपलसरी प्रोविजन क्या है। तो कंपलसरी प्रोविजन जो है हर एक स्टेट लॉज में क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए, जिसमें क्या इंक्लूड होता है कि हमारी नई पंचायती राज सिस्टम जो है उसकी क्रिएशन होनी चाहिए। तो वॉलंटरी प्रोविजन क्या कहते हैं, वॉलंटरी प्रोविजन कहते हैं कि ये क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो यहाँ पे पंचायती राज की इलेक्शंस करवा सकती है, ठीक है गाइज। ये थे हमारे कुछ कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजन। उसके बाद ये एक्ट जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है, जिसने हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ग्रास रूट लेवल जो है हमारी कंट्री का वहां पे क्रिएट किया है। और इस एक्ट ने क्या किया है, इस एक्ट ने ट्रांसफॉर्म किया है किसको, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तक इसने क्या किया है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है। पहले यहाँ पे क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, तो इसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म किया है। अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं वो देखते हैं क्या क्या है। तो पहले ग्राम सभा, तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा जो है एक प्राइमरी बॉडी जो है किसकी, पंचायती राज सिस्टम की। ये एक विलेज असेंबली जो है जिसमें रजिस्टर्ड, इसमें क्या होता है, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर जो हैं उस पंचायत के एरिया के वो सब आते हैं। और ये क्या करेगी, ग्राम सभा ये एक पावर को एक्सरसाइज करेगी और कुछ फंक्शंस को यहाँ पे परफॉर्म करेगी, जिनको स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा कि ये फंक्शन जो है ग्राम पंचायत के हैं। उसके बाद 3 टायर सिस्टम होगा। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे 3 टायर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज का, ठीक है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब इसने एक चीज यहाँ पे कह दी कि स्टेट जो होंगी, जिस स्टेट की पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख होगी वो इंटरमीडिएट लेवल यहाँ पे नहीं बना पाएगा, ठीक है। फिर आगे इलेक्शन जो होते हैं मेंबर्स के और चेयरपर्सन के, वो देखते हैं किस तरह से होते हैं। अब जो मेंबर जो होते हैं जितने भी पंचायती राज के, ठीक है, हर एक लेवल के जो मेंबर होते हैं पंचायती राज के, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। क्या हो जाता है गाइज, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है।
और चेयरपर्सन टू द इंटरमीडिएट, और चेयरपर्सन को इंटरमीडिएट में क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। कौन उनको इलेक्ट करता है, जो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं विलेज लेवल के, और जो चेयरपर्सन जो इलेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है, उनको वो इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है गाइज, उनको इनडायरेक्टली वो इलेक्ट करते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट, अब सीट की रिजर्वेशन किस किस को दी जाती है, सीट की रिजर्वेशन सबसे पहले फॉर एससी एंड एसटीज, ठीक है, एससीज के लिए और एसटीज के लिए यहाँ पे सीट की रिजर्वेशन की गई है। रिजर्वेशन उनको मिलनी चाहिए, किनको, टू एट ऑल द 3 टायर, जितने भी 3 टायर हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो क्या हो, हमारा पंचायत हो, उसके बाद इंटरमीडिएट हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तो वहां पे क्या मिलना चाहिए, सबको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, एससीज और एसटीज को, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज को देख के। ठीक है, उसके बाद वुमेन्स के लिए भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे रिजर्वेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 1/3, क्या कहा है उन्होंने यहाँ पे इस एक्ट ने, कि 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ सीट जो होंगी, ठीक है, वो रिजर्व होनी चाहिए, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। आगे कहा गया है कि ना के 1/3 जो होंगी टोटल नंबर ऑफ सीट, उससे कम जो है चेयरपर्सन एट ऑल द लेवल रिजर्व फॉर वुमेन। और ये भी कहा है कि जितनी भी चेयरपर्सन की जो सीट्स होंगी उससे 1/3 जो है उसमें भी चेयरपर्सन जो होंगी, यानी कि जो हमारा चेयरमैन जिसे हम कहते हैं चेयरमैन साहब, जो चेयरपर्सन जो बनेगा वो भी क्या है 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी 1/3 जो है ये वुमेन्स को ही प्रोवाइड होंगी। ठीक है, वुमेन जो होंगी उनको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, उनके लिए रिजर्व होंगी। स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसने ये भी प्रोविजन बताया है कि वो डिसाइड करेगा रिजर्वेशन ऑफ सीट पे किसी भी लेवल पे आधा पंचायत या ऑफिस पे हो या ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन हो, इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अगर बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में हो तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है और ऑल्सो गिवन द उनको प्रोविजन दिया गया है कि वो इस रिजर्वेशन पे क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पंचायत की ड्यूरेशन क्या रहती है। पंचायत की ड्यूरेशन जो होती है ये एक्ट जो प्रोवाइड करता है 5 ईयर टर्म करता है। ठीक है, ऑफिस टू जितने भी लेवल है पंचायत के वहां पे 5 ईयर्स का टर्म वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जबकि पंचायत जो होती है ये डिसॉल्व हो सकती है, हमारा जो अगर इसका टर्म जो है यानी कि 5 ईयर का टर्म है इसका, उससे पहले भी ये डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन फ्रेश इलेक्शन जो है, ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट द न्यू पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स 5 ईयर ड्यूरेशन। तो अगर उससे पहले ही हमारी देखो 5 ईयर टर्म जो है, अगर उससे पहले ही हमारी पंचायत जो है वो डिसॉल्व हो जाती है तो फ्रेश इलेक्शन जो होंगे वो कब होने चाहिए, 5 ईयर ड्यूरेशन के पहले ही, उसकी एक्सपायरी के पहले ही होने चाहिए। इनके सब अगर डिसोल्यूशन हो जाती है हमारे 6 मंथ के पहले ही, ठीक है, 6 मंथ के पहले ही फ्रॉम द केस ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, तो अगले 5 साल के पहले ही यहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब है कुछ इसकी डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन में क्या है, यानी कि डिस्क्वालीफाई कैसे होगा। A person shall be disqualified for being chosen or as a member of panchayat if he is so disqualified under any law of the time is force for the purpose of election to the legislature or the state concern। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक पर्सन को तब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है, मतलब चुनने से उसको तब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसको चूज नहीं किया जाएगा, या आर फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द पंचायत, ठीक है, और बीइंग अ मेंबर ऑफ पंचायत तो उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो क्या है, सो डिस्क्वालीफाइड है किसी भी लॉ के अंडर उस वक्त जो फोर्स में है, ठीक है, उसके अंडर अगर वो डिस्क्वालीफाइड है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किसी भी अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ जो है जो स्टेट लेजिस्लेटर ने बनाया है, ठीक है, जबकि कोई भी पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर। देखो गाइज यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्या है कि जबकि कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, किस ग्राउंड पे, अगर ही इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो 25 साल की एज का है तो वो बिल्कुल भी क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। इफ ही हैज अटेन्ड द एज 21 ईयर, अगर उसने 21 ईयर की एज को अटेंड कर दिया है तो वो क्या है, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। आगे क्या क्या कहा गया है, कुछ क्वेश्चन जो हैं उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के शैल बी रेफर्ड टू एन अथॉरिटी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर उसको डिस्क्वालीफाई करना भी है तो वो जो मैटर जो है वो
कौन सी अथॉरिटी को रेफर किया जाएगा, जो अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई होगी। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं, पावर एंड फंक्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पंचायती राज की। जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, इसने पंचायत को कुछ पावर्स एंड अथॉरिटीज दी हैं, ठीक है, जो नेसेसरी हैं कि उनको उनको इनेबल इस काबिल बनाती है कि वो फंक्शन कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी स्कीम जो है उसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, क्या करना है उन्होंने, प्लान्स बनाने हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। देखते हैं कि आपके गांव में VLW आता है, वहाँ पे प्लान्स वगैरह बनते हैं, किस तरह से आपके विलेज की डेवलपमेंट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि दूसरी मतलब जो पावर एंड फंक्शंस इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं पंचायती राज के, वो ये हैं कि उन्होंने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसकी स्कीम्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आप देखते हैं कि उज्ज्वला स्कीम जो आती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम आती है, तो इन स्कीम को क्या बोलते हैं, इन स्कीम को जो क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वहाँ पे भी हमारा जो पावर एंड फंक्शन जो आते हैं वो पंचायती राज है उसके आते हैं, पंचायत के आते हैं। ठीक है, इस तरह की जो स्कीम्स आती है उनको भी इम्प्लीमेंट करने का उनका ही मैटर रहता है। सिर्फ जो 11 शेड्यूल के 29 मैटर जो है उनके अंडर, ठीक है, बाकी नहीं, बाकी पे ये रूल्स नहीं बना सकते, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब फाइनेंस क्या है इसका, जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पंचायत को ऑथराइज कर सकता है कि वो लिवाई कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है, अप्रोप्रिएट टैक्स को, ड्यूटीज, टूल्स एंड फीस वो लिवाई कर सकती है। ठीक है, ये फाइनेंसिस मतलब ये ऑथराइज किया गया है पंचायत को। अच्छा देखो, आप देखते हैं नंबरदार वहां पे आते हैं, ठीक है, तो आपसे वो कहते हैं कि भाई चुलाना दो, चौकीदार आता है फिर कहता है चुलाना दो। ठीक है, तो गाइज यही चुलाना जो है हमारा फाइनेंस होता है। ठीक है, यानी कि करेक्ट ये टैक्सेस होते हैं हमारे, जो हम 7 रुपए 5 रुपए 4 रुपए देते हैं, तो गाइज हम टैक्स देते हैं अपनी जमीनों का। और ये इसके अकॉर्डिंग भी होता है कि हमारे पास कितने कैटल्स हैं, कितने माल मवेशी जो हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम टैक्स वगैरह पे करते हैं। तो असाइन टू अ पंचायत टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही कलेक्ट की जाती है। और ये प्रोवाइड करते हैं किसको, फॉर मेकिंग ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, याद रखिएगा गाइस, दो फंड होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है, एक होती है कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, उसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। याद रखेगा कि जो ग्रांट इन एड जो मिलती है पंचायत को वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट को फाइनेंस कहां से, कौन सी फंड से आता है, तो गाइस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट प्रोवाइड, अब क्या करता है, प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अ फंड फॉर ऑल क्रेडिटिंग मनी ऑफ द पंचायत। ठीक है, जो पंचायत को मनी आता है वो कहां से आता है, कंसोलिडेटेड फंड से आता है। फिर गाइस फाइनेंस कमीशन यहाँ पे होता है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू करता है हमारी पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और रिकमेंडेशन करता है कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो उठाने हैं। ठीक है, और टू बी टेकन जो सप्लीमेंट रिसोर्सेज, और उनको सप्लीमेंट रिसोर्सेज दिए जाते हैं पंचायत को। अब यहाँ पे ऑडिट होते हैं, ऑडिट ऑफ अकाउंट होता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोविजन बना सकता है जिससे कि वो ऑडिट कर सकता है, किसके लिए, पंचायत अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ऑडिट भी करवा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, अब यूनियन टेरिटरी में किस तरह से यहाँ पे एप्लीकेबल है, प्रेसिडेंट जो है वो प्रोविजन बना सकता है इस एक्ट के जो अप्लाई होंगे यूनियन टेरिटरी के ऊपर, कुछ एक्सेप्शंस होंगी और कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी जो वो स्पेसिफाई करता है। ठीक है, अब जो एग्जाम्प्टेड एरिया जो हैं वो कौन से हैं, मैंने आपको पीछे बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये एक्ट जो होता है ये स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पे क्या होता है, अप्लाई नहीं होता है, और कुछ बाकी एरियाज हैं, उन एरियाज में कौन से जैसे कि शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज जो स्टेट के होते हैं उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हिली एरिया जो है मणिपुर के, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है। दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, जहां पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। जबकि पार्लियामेंट जो होता है एक्सटेंड कर सकता है इस पार्ट को इन एरियाज में भी कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस करके, इसलिए जो है हमारा पैसा एक्ट इनेक्ट किया गया है। तो थोड़ा पैसा एक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो पीसा एक्ट क्या है, प्रोविजन जो है पार्ट 9 के अंडर वो एप्लीकेबल हमारे 5th शेड्यूल एरियाज में नहीं है। ठीक है, अब पार्लियामेंट जो है इस पार्ट को एक्सटेंड कर सकता है इन एरियाज में, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ।
तो इस प्रोविजन के अंडर क्या बताया गया है, पार्लियामेंट ने अनेक्ट किए हैं कुछ प्रोविजन जो है पंचायत के, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, पंचायत को एक्सटेंड करना शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट में, उसको पैसा एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, 1996 का एक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं पैसा एक्ट के। प्रोविजन जो है पार्ट 9 के, उनको शेड्यूल एरियाज में क्या करना है, एक्सटेंड करना है। सेल्फ रूल जो है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए वो प्रोवाइड करना है। विलेज गवर्नेंस होनी चाहिए और विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ, कहाँ पे जो शेड्यूल एरिया है ट्राइबल एरिया है उनमें, और इवॉल्व करना है वहां पे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को कंसिस्टेंट विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ चली रहे, आगे बढ़ती रहे। प्रिजर्व करना है और सेफ गार्ड करना है हमें किसको, जो ट्रेडिशनल कस्टम जो है हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन के। जो पंचायत है उनको पावर देनी है, उनको एम्पावर करना है, जो ट्राइबल रिक्वायरमेंट, जो ट्राइबल के जो रिक्वायरमेंट है उस तरह की उनको पावर्स देनी है। और प्रिवेंट करना है पंचायत को एट अ हायर लेवल फ्रॉम एज्यूमिंग पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द पंचायत एट अ लोअर लेवल। ठीक है, प्रिवेंट करना है पंचायत को हायर लेवल किससे, कि वो जहाँ पे ज्यादा पावर एज्यूम ना करें, और अथॉरिटी को, ठीक है, एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट लोअर लेवल, और पंचायत की अथॉरिटी जो होगी वो लोअर लेवल पे होगी। तो गाइज ये थे कुछ हमारे जो पैसा एक्ट है उसको एक्सटेंड किया गया है शेड्यूल एरियाज में। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द पंचायती राज एक्ट इन इंडिया, इनमें से कौन सी कमेटी जो है जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम जो यहाँ पे क्या किया, रिकमेंड किया। पहली है पुंची समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, सिंघवी कमेटी, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइज आई होप कि अभी तक आपने इसका आंसर क्लिक भी कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दिया होगा, तो जिसका आंसर है हमारे पास बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, जिसने पंचायती राज सिस्टम को बनाया था हमारे इंडिया में, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1957 में 1958 में सबमिट की थी। ठीक है, 1957 में सबमिट की थी, और 1958 में जो है उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी किया था किसने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने टायर जो है पंचायती राज सिस्टम, जो इंडिया का पंचायती राज सिस्टम उसमें कितने टायर जो हैं, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर। तो गाइस आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइस हमारे जो टायर हैं वो हैं 3 टायर। कौन से अरेंज किया गया है इनको, ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में और जिला परिषद में। ठीक है, 3 टायर हैं हमारे गवर्नमेंट के। लेकिन आज जो है कौन से टायर हैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहले हमारा होता है विलेज लेवल पे, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, 3 टायर में इसको अरेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे कौन सा सिस्टम जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होंगे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक कमेटी, जिला परिषद, या बोथ बी एंड सी। तो गाइस डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होंगे, हमने पीछे पढ़ा था, डायरेक्ट इलेक्शन जो होंगे वो ग्राम पंचायत के होंगे, जिला परिषद के लिए क्या होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, यानी कि जो क्या होंगे, जो हमारे ये जो इलेक्टेड जो मेंबर होंगे या चेयरपर्सन जो होंगे वो उनको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत को ही एस्टैब्लिश किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको क्या करना है गाइस, क्वेश्चन के आंसर जरूर करने हैं। तो कौन सा आर्टिकल जो है पंचायती राज के साथ रिलेटेड है, 243, 324, 143 या 73। ठीक है, जिसका आंसर है हमारे पास आंसर नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 243 पंचायती राज के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, what was the main purpose behind bringing पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में पंचायती राज सिस्टम को लाने के लिए क्या मेन पर्पस थे। ठीक है, पहला है आपके पास टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल, टू रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो क्या जिसका आंसर है हमारे पास डिसेंट्रलाइज करना, जो पॉलिटिकल पावर जो है उसको जनरल पीपल के तक पहुंचाना, उसको डिसेंट्रलाइज करना। तो गाइज ये थे कुछ हमारे आज के 5 क्वेश्चन जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा, और हमने यहाँ पे पैसा एक्ट के बारे में पढ़ा। आई होप कि गाइज आपको ये पूरा लेसन जो है समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइज। अब यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लासेस में आपके लिए कंटिन्यूसली लेने वाला हूं। और कल का लेक्चर जो मैंने कहा है कि वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर रहने वाला है। तो गाइज यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।